अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक ही होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटनी क्वेश्चंस के हवाले से जो एक सीरीज़ शुरू की हुई है, और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए हैं जो बॉटनी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं और एसएस बॉटनी के लिए यानी कि तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कल जहाँ पे हमने थोड़ा सा वहाँ से आगे जो आज का पहला हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम पढ़ रहे थे कि भाई मस्टर्ड को मैंने बताया था उनका नाम जो है वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है, उनका जो बोटेनिकल नाम। उसके बाद हमारे पास यानी कि कुछ और चीज़ें उनके साथ हमने डिस्कस की थी। अब यहाँ पे सवाल ये आ सकता है, उनके अंदर जो फ्लावर होता है यानी कि उनकी जो पोजीशन होती है फ्लावर के अंदर, ओवरी की जो फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस, अगर आप यानी कि हाइपो को देखें तो हाइपो मीन्स बिलो, और गाइनस मतलब क्या होता है यानी कि गाइनोशियम, यानी कि ये जो कंडीशन होती है इसमें जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो बिलो द क्या होते हैं, ओवरी होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस। तो हाइपोगाइनस में अगर आप देखेंगे जो ओवरी होती है वो होती है सुपीरियर, ओवरी इज़ सुपीरियर। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये मतलब हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाती है, यानी कि अदर जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो बिलो द ओवरी होते हैं, और जो ओवरी होती है वो क्या होती है, सुपीरियर होती है। तो इसको क्या कहा जाता है, हाइपोगाइनस। ठीक है ना। उसके बाद मैं और चीज़ आपको बताता जाऊँ, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, यानी कि पोजीशन ऑफ ओवरी के बुनियाद पे हम पढ़ते हैं, यानी कि एक तो हमारा हो गया एक एपीगाइनस। तो ये टर्म क्या है, एपीगाइनस में क्या होता है अगर हम देखें, यानी कि ये ओवरी है, ठीक है, इनकी जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, अगर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से अदर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं ऊपर हैं तो क्या हो जाएगा, एपीगाइनस। और जो ओवरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इन्फीरियर। यहाँ पे ओवरी क्या होगी, इन्फीरियर। अदर जो फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो पॉइंट मतलब इन्फीरियर ओवरी, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से क्या होंगे, ऊपर होंगे। ठीक है ना, तो इसको क्या कहा जाता है, इन्फीरियर ओवरी। और जो कंडीशन होगी, फ्लावर जो होगा वो एपीगाइनस होगा। और हाइपोगाइनस में क्या होता है, ये तो हम पढ़ के आए हैं कि हाइपोगाइनस में इनके उल्टा होता है। हाइपोगाइनस में जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, और जो मतलब अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो उनकी जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है वो बिलो द ओवरी होती है। तो फ्लावर हो जाता है हाइपोगाइनस, और जो ओवरी जो होती है वो क्या हो जाती है, सुपीरियर ओवरी। ठीक है ना। एक वर्ड टर्म होता है हमारे पास पेरीगाइनस वो होता है जिसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ जो मतलब गैनोशम हो, और जो हमारे पास फ्लोरल पार्ट्स हों तो वो क्या हो, इक्वल हो, तो उसको क्या कहा जाता है, यानी कि पेरीगाइनस। ठीक है। और कभी कभार इसके अंदर ये भी पूछा जाता है कि इनके अंदर जो स्टेमन्स होते हैं उनकी वो क्या कंडीशन होती है। तो टेट्राडाइनामस मतलब इनके जो फोर होते हैं वो लार्जर होते हैं, ऊपर होते हैं, और जो दो जो होते हैं वो नीचे होते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, टेट्राडाइनामस कंडीशन। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा यानी कि पर क्वेश्चन है वो है पोटोमीटर। पोटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट यूज टू measure the rate of transpiration, हमें तो पता होना चाहिए ट्रांसपायरेशन सबसे पहले है क्या। evaporation of water in the form of vapors is called as transpiration. वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी कि वेपर्स की जो सूरत में जब ये एवापोरेट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन। कंडीशन को हम पीछे डिस्कस करके हैं। तो ये होता है पोटोमीटर, मतलब जो पौधे अपटेक ऑफ वाटर जो करते हैं और उसके साथ जो है मतलब वो कितना ट्रांसपायर कर रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं इसके अंदर, डिवाइस के अंदर। तो इसको क्या कहा जाता है, पोटोमीटर। यहाँ पे एक मतलब फनल रखा होता है जहाँ से हम पानी इनके अंदर डाल रहे होते हैं, वाटर। तो ये क्या हो गया, पोटोमीटर। मतलब एक ऐसी डिवाइस जो जहाँ पे
हम रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को मेजर करें तो उसको क्या कहा जाता है, फोटोमीटर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यानी कि और जो टर्म है वो है लाइकन्स। अब लाइकन्स होता है क्या है, ये अलजी और प्लस फंजी के बीच में एक क्या होती है कि म्यूचुअलिस्टिक कॉम्बिनेशन होती है। म्यूचुअलिस्टिक, दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं, बेनिफिट करते हैं, म्यूचुअलिस्टिक कॉम्बिनेशन। अब अलजी करता है क्या है, ये इसको फूड प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, और ये जो क्या करता है इसको टेम्परेचर से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट, क्योंकि ये फंजाई क्या होती है, ड्राई कंडीशंस में रह सकती हैं, ये डेसिकेशन को इसके अंदर सरवाइव कर भी सकती हैं, तो ये इनको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम ड्राइनेस से। तो लाइकन्स अब लाइकन्स के अंदर एक तो ये सवाल ये आता है कि कॉम्बिनेशन किन के बीच में, दूसरा क्या होता है, इनको पायोनियरिंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जो हार्श हो, यानी कि मार्शी हो, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना कर सके, तो ये लाइकन्स क्या करते हैं, कुछ एसिड रिलीज़ करते हैं और रॉकी एरिया को आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे ये पायोनियरिंग ऑर्गेनिज्म तो काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, वेजिटेशन आना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि टर्म है वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल को हम अगर देखें, सेंट्रियोल तो ये क्या होते हैं, यानी कि पेयर्स की सूरत में होते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं, जहाँ से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स और फॉर्म्ड, यानी कि उनसे बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, और ये क्या करते हैं, अटैचमेंट विथ क्रोमोसोम्स, यानी कि उनका जो सेंट्रोमियर होता है उनके साथ अटैचमेंट करवाते हैं। अब यहाँ पे हमारा पढ़ने का जो मकसद ये है सेंट्रियोल को, तो ये जो होते हैं यानी कि हायर प्लांट्स जो होते हैं ना, हायर प्लांट्स, मतलब ये उनके अंदर नहीं होते, यानी कि इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर प्लांट्स डू नॉट पजेज सेंट्रियोल्स, उनके अंदर ये सेंट्रियोल्स नहीं होते, उनके अंदर माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है जो डिवीजन करवाता है, ठीक है। तो उनके अंदर डू नॉट पजेज यानी कि सेंट्रियोल्स, उनके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते। बाकी लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या कुछ और यानी कि प्लांट्स जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है ना, लोअर प्लांट्स में, हायर में नहीं, ये नहीं होता सेंट्रियोल। उसके बाद हमारे पास जो है वो है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, हमें पता होना चाहिए। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये क्या है, एक दो मतलब प्रोसेस हैं किसके, डार्क रिएक्शन, ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के। ये दोनों पे सवाल आता है कि यानी कि इनमें से जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है और डार्क रिएक्शन वो कहाँ पे होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लाइट रिएक्शन अकर इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर, क्योंकि ये इतना एंजाइम पे डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं होता है, नॉट एंजाइम डिपेंडेंट होता है, तो इसकी वजह से ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर हो जाता है। डार्क रिएक्शन जो होता है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, विदाउट एंजाइम इट कैन नॉट हैपेंस, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है इसकी वजह से। और ये जो होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है, और ये जो होता है वो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में, ठीक है। और लाइट रिएक्शन को हेलमेंस रिएक्शन भी कहा जाता है, हेलमेंस रिएक्शन, ये अपने उनके यानी कि डिस्कवरर की वजह से इसको हेलमेंस रिएक्शन भी कहा जाता है। इसका तो हमें पता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ये क्या होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, और उसे रिडक्टिव पेंटोज शुगर होता है, तो ये सारे इनके नाम है, आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। और ये क्या मतलब है, एक ये एमसीक्यूज आ गया थायराइड मेम्ब्रेन, दूसरा क्या हो गया, स्ट्रोमा हो गया, ठीक है। तीसरा इनको क्या कहा जाता है, हेलमेन रिएक्शंस, और तीसरा क्या होता है, ये लाइट डिपेंडेंट होता है और ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है। और इनकी जो प्रोडक्ट होती हैं वो एटीपी और NADPH2 होती है, NADPH2 होती है, और इनकी जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये इनसे यानी कि वो जो है वो MCQs आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा है वो है एंड प्रोडक्ट
of glycolysis is two pyruvate molecules. सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ तो इन सेकंड से MCQs अराइज होते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस खुद क्या है। ये एक MCQ है। इस वर्ड को समझो। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। और इसका दूसरा नाम पूछा जाता है, इसको कहा जाता है EMP पाथवे। ये खुद MCQs आ चुका है फेडरल में। कभी कभार अभी IBA वाले भी दे देते हैं। इसका नाम है एम्बेडेन मेयरहोफ और P क्या होता है परनास। ये तीनों साइंटिस्ट है जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था, उसके नाम पे इसको नाम दिया गया है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज स्प्लिटिंग, और दूसरा इसको EMP पाथवे कहा जाता है यानी कि एम्बेडेन मेयरहोफ। और तीसरा क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस जो होती है अकर्स इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि अभी ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि एरोबिकली भी ये हो सकता है और एनोरोबिकली भी ये हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह हो। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एक तो ये होता है कहाँ होता है, दूसरा इसके अंदर कौन सी चीज़ टूटती है, तीसरा इसका दूसरा क्या नाम है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि इनकी जो एंड प्रोडक्ट क्या है। ये चौथा MCQ बन सकता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो सीधा जाकर कहाँ जाते हैं और ये चले जाते हैं उसमें, यानी कि जो हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल होती है, साइकिल में यानी कि हिस्सा लेते हैं एसिटाइल कोएंजाइम बना के। तो ये वाले जो हैं वो MCQ इनसे बन सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो यानी कि दूसरा यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हम C3 प्लांट्स पढ़ कर आए हैं। C3 प्लांट्स हम इनको इसलिए कहते हैं कि इनकी जो पहली प्रोडक्ट होती है वो कंसिस्ट ऑन 3 कार्बन्स। तो इसलिए जो सिट्रिक एसिड मॉलिक्यूल होते हैं ना 6 जो, तो वो क्या होते हैं 3 कार्बन्स होते हैं। तो इनकी पहली प्रोडक्ट 3 कार्बन पे होती है, इनको हम C3 प्लांट्स कहते हैं। सवाल यहाँ पे ये आता है, एक तो इनको C3 प्लांट्स कहते हैं, ये इनके अंदर जो 3 साइकिल होती है। इनका दूसरा नाम है C3 पाथवे भी इसको कहा जाता है। और ये सारे इनके MCQ आ सकते हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इनके अंदर जो फर्स्ट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है वो RUBP होता है। RUBP सबसे पहले ये खुद सवाल आता है राइबोलोज बिसफास्फेट। इसका फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफास्फेट या बायफास्फेट। और जहाँ पे एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है उसको कहा जाता है रुबिस्को एंजाइम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुबिस्को राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोऑक्सीलेज। और इनके 2 काम होते हैं। एक इज ऑक्सीलेज अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो, और अगर ऑक्सीजन हो तो ये क्या काम करता है ऑक्सीजनेज। एक इज ऑक्सीजनेज। और जब ऑक्सीजनेज तो काम करता है तो हमें पता है एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन में ATP वगैरह इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और बनता कुछ नहीं। तो ये क्या है वेस्ट प्रोसेस है। प्लांट्स कोशिश करते हैं इसको अवॉइड किया जाए, ठीक है ना, वेस्ट प्रोसेस। तो ये वाले सारे इनसे MCQs आ सकते हैं। C3 प्लांट्स क्या होते हैं, C3 इनका फर्स्ट एग्जाम्पल राइबोलोज बिसफोर्ड। इसके पास कितने कार्बन होते हैं राइबोलोज के पास, तो ये होता है 5 कार्बन वाली ये प्रोडक्ट होती है। उसके बाद ये रुबिस्को एंजाइम होता है, कार्बोऑक्सीलेज तौर पे काम करता है, ऑक्सीजनेज तौर पे काम करता है। अच्छा एक और चीज़, रुबिस्को जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, ठीक है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एंजाइम पाया जाता है वो ये होता है रुबिस्को होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है पिक्चर प्लांट के बारे में। पिक्चर प्लांट असल में जो पिक्चर प्लांट होता है इनके अंदर ये जो मॉडिफिकेशंस होती हैं ये इनकी लीफ की होती हैं। पिक्चर प्लांट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। उनके जो लीफ होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ मॉडिफाई कर एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं पिक्चर प्लांट। और एक और चीज़ मैं बताऊं पिक्चर प्लांट को, ये वो प्लांट्स हैं
ऐसी सॉइल पे होती है जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल, मतलब ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन डिफिशिएंट होती है। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो भी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, सर्वाइव के नॉट सर्वाइव। तो वो नाइट्राइट्स तैयार नहीं करते जहाँ से इसको इस्तेमाल करते। तो नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल पे होते हैं, वो अपनी नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, इंसेक्ट्स डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वहाँ से अपनी नाइट्रोजन अवेल कर देते हैं। और की चीज़ होता है, इनके अंदर जो एंजाइम होते हैं मोस्टली सेम लाइक ह्यूमन, वैसे ही होते हैं जैसे यानी कि अदर ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं, मोस्टली सेम लाइक ह्यूमन। तो ये सारी चीज़ें किसके साथ रिलेटेड हैं, पिचर प्लांट के साथ, ठीक है। तो इसकी वजह से नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में होने की वजह से ये क्या करते हैं, यानी कि दूसरों पे क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास है वो पार्थिनोकार्पी, जो आज के लेक्चर का लास्ट है, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोज कहा जाता है वर्जिन को, या कहा जाता है अनमेरिड को, या इसको कहा जाता है अनफर्टिलाइज्ड। तो इसकी जो डेफिनेशन हो गई वो क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट देयर ओवरी बीइंग फर्टिलाइज्ड, ओवरी बीइंग फर्टिलाइज्ड, तो उसको कहा जाता है पार्थिनोकार्पी। जैसे हमारे यहाँ बनाना के अंदर हो गया, तो ये पार्थिनोकार्पी का रिजल्ट है। तो डायरेक्ट इनकी जो ओवरी होती है वो फर्टिलाइज भी नहीं होती और चेंज इनटू ओवरी, चेंज इनटू है फ्रूट से। ये एक हार्मोनल क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। फॉर एग्जांपल कौन सा हार्मोन, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, या ऑक्सीजन की इम्बैलेंस होने की वजह से ये क्या करते हैं, पार्थिनोकार्पी करते हैं। मतलब फ्रूट्स का बन जाना और उनका जो जिनको ओवरी है वो अनफर्टाइज रहे, वर्जिन रहे, अनमेरिड रहे, और यानी कि फ्रूट में क्या हो जाए, चेंज हो जाए ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से वो क्या कर देते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि आगे हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे, उसका नाम है एपोमिक्सिस। तो आप जो है ना एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी को अच्छे तरीके से समझें। ये क्या होता है, फार्मेशन ऑफ सीड होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये क्या होता है, फार्मेशन ऑफ फ्रूट्स। दोनों में जो ओवरी होती हैं वो क्या होती हैं, फर्टिलाइज नहीं होती। तो आज के लिए स्टूडेंट ये काफ़ी है, अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह हम सुबह यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। थैंक यू।